अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो पंजाब असम्बली की तहलील और उसके बाद का सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा उस पर हम तफसील से बात करें। आज से कुछ रोज़ कबल ऐसा लग नहीं रहा था कि तमाम तर चीज़ें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है उस तरह से हो जाएंगी। फिर असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से को पेशरफ्त करेंगे या नहीं, इस पर भी बहुत सारे सवालात थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हुई। पहले इत्मीनाद का वोट हासिल किया, फिर उसके बाद फ़ौरन असम्बली तहलील करने के हवाले से कहा। आज रात वैसे ही अगर नोटिफिकेशन नहीं भी होता और कुछ घंटों में तो ये असम्बली पंजाब की तहलील हो जाएगी। उसके बाद वज़ीर आला KP के महमूद खान साहब ने भी ये कह दिया कि वो BKP असम्बली तहलील करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ यकीनन इंतज़ार उनको रहेगा कि हतमी तौर पर ये चीज़ वाज़े हो जाए कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, उसके बाद वो KP में मामलात को आगे चलाएं। अब बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, इसके साथ साथ अब खबर ये भी आ रही है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ये भी कार्रवाई मुतवक्के है। और ऐसे में जब MQM हुकूमत से अलहदगी की बात कर रही है, सिंध में भी हमने देखा कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई कि तमाम तर धड़े जो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानात देते थे, एक दूसरे को गद्दार करार देते थे, अचानक किस तरह से रातों रात इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के लिए इस वक्त जो वफाक की सरकार है उसके लिए एक मसला बन गया। वो अपने मुतालबात रख रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर तो बात तय हो गई, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से अब उनको यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं। तमाम तर टॉप लीडरशिप PDM की उनको कॉल कर रही है और उनको ये कह रही है कि आपके तमाम तर जायज़ मुतालबात सुने जाएंगे, उन पर अमल किया जाएगा, आप हुकूमत का साथ देते रहें। अब 2 असम्बलियों के तहलील होने के बाद गो कि ये बात सामने आ रही है कि जो भी ड्यू टाइम है उस पर इन 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन रहेगा? अगर प्रेशर पड़ता है, वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ता है, वो किस तरह से ये लेने में कामयाब होंगे, नहीं होंगे? और 2 बड़ी असम्बलियों के ना होते हुए विफाक किस तरह से चल पाएगा और चला पाएगी ये हुकूमत या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। नून लीग की जो शिकस्त है पंजाब में, उसके हवाले से बार बार ये कहा जाता रहा कि जो लीडरशिप है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरीम साहब हैं, वो मुल्क में मौजूद नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से चह मगोइयाँ होती नहीं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने वाज़े कर दिया है कि वो फिल वक्त वतन वापस नहीं आ रहे। और ना सिर्फ ये कि वो अभी नहीं आ रहे, बल्कि इशारे ये मिल रहे हैं कि अगर अपने गिवन टाइम पर अप्रैल में पंजाब असम्बली और KP असम्बली के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी शायद वो अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद नज़र ना आए। उन्होंने ये हिदायत की है कि भरपूर तैयारी कर कर मैदान में उतरे। तो इस वक्त चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी हद तक फेवर में जा रही हैं और बहुत सारे मामलात इस वक्त PDM की मुश्तरका तमाम जमातों के लिए मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। पर सवाल एक कि इलेक्शंस होंगे, वक्त पर होंगे, उनके नताइज कैसे होंगे और वो किसको काबिल कबूल होंगे और किसको नहीं, ये एक इंतहाई आम सवाल है विच रिमेंस है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस मंजरनामे पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं खालिद फारूकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और नसीर वागा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। खालिद फारूकी साहब, कैसे देखते हैं आप इस वक्त ये जो एक हफ्ते से भी कम की डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल ऐसे ही है एज इट वाज एक्सपेक्टेड या बहुत अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और तब्दील हुई हैं? कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, आपकी बात ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और जिस तेज़ी से ये तब्दीलियाँ हो रही हैं और जितनी तेज़ी से हम नए इंतखाबात की तरफ या एक गैर यकीनी सूरत हाल से दूसरी गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, उसको वो हैरान कुन है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर हमारी क़यादत की आती है, ख़ास उसका ताल्लुक़ सियासी जमातों से है या गैर सियासी क़यादत की। तो जो हमारे मुल्क में इस वक्त हालात बने हुए हैं वो मुझे तो बड़े ही मुश्किल और ऐसे नज़र आते हैं जिनमें हमारे लिए कम अज़ कम सियासी तौर पे ही नहीं, मुआशी तौर पे भी और वैसे भी एक इंतशार का माहौल जो है, जो पहले से मौजूद था, मुझे ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप हर जगह पे देखेंगे कि कहीं भी डायलॉग की बात नहीं हो रही, कहीं भी मुफाहमत की बात नहीं हो रही, कहीं भी आप मिल बैठ के फैसले नहीं कर रहे। कोई इदारा आपके दरमियान ऐसा नहीं है जहां जिस पर आप यकीन रखते हों। अदालतें आपके हक में फैसले देती हैं तो आप उनकी फेवर करते हैं, अदालतें आपके खिलाफ फैसले देती हैं तो आप अदालतों के खिलाफ चले जाते हैं। ये किसी एक का नहीं, सबका मिजाज बन चुका है। ऐसे में जब हम एक नए इलेक्शन की तरफ देखते हैं तो मुझे तो उसके कोई अच्छे नतायज, इलेक्शन के नतायज जो मर्जी हों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी,
मैं ये भी नहीं कह सकता कि तहरीक इंसाफ नहीं जीतेगी, जीतने की पोजीशन में है, उसकी यकीनी तौर पे पोजीशन अच्छी है, लेकिन बड़ी मुश्किल जो सूरत हाल जिसको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के एक शिकंजे में आ चुका है। पाकिस्तान दिवालियापन के करीब है और हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने लिए 9 से 10 अरब डॉलर की इमदाद हासिल करने के वादे लिए हैं। ये सारे वादे लेने के बाद और IMF के साथ मुज़ाकरात की इस स्टेज पर जब हम देखेंगे कि एक हुकूमत अगर जो जिसके बारे में अभी आपने जैसे कहा कि नवाज शरीफ साहब को भी एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बैनुल-अक़वामी इदारे शहबाज शरीफ साहब के बारे में सॉरी, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो किसके साथ बात करेंगे, कोई इंटरम सेटअप आएगा, उसके साथ कितनी बात हो सकेगी, और हम इस रियासत पाकिस्तान की तरफ से कितनी यकीन दहानी करवा सकेंगे कि हम आपके साथ किए गए तमाम वादों को मुआहदों को पूरा करेंगे। और इस सूरत हाल में जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में इस वक्त महज PTI का मुकाबला PDM से नहीं है या पीपल्स पार्टी से नहीं है। PTI का मुकाबला देखिए जो एक खलीज हमें नज़र आती है एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और PTI के दरमियान, वो बहुत नुमायां है। यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि PTI की क़यादत किस तरह से उस सूरत हाल को संभालती है। अगर तो वो उसको संभालने में कामयाब होती है तो फिर मैं कहूँगा कि कोई ऐसे रिजल्ट आ सकते, कोई ऐसे हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं जिसमें कोई उम्मीद की बात की जा सके, वरना इस वक्त पंजाब, सिंध और मरकज में बेयकीनी है और ये गैर यकीनी सारा कुछ है, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रही है पूरी। ज़मीर हैदर साहब, बड़ी अनहोनी सी बात है, पंजाब में एक जमात की अपनी हुकूमत है, यानी कि उनका अपना वज़ीर आला है, मर्जी का वज़ीर आला है जो कि परवेज़ लाई साहब, वो एतमाद का वोट लेते हैं, एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तोड़ देते हैं। KP में उनकी अक्सरियत है, अपनी मर्जी की हुकूमत मज़े से चल रही है, वहाँ पर असम्बली वो तोड़ देते हैं। ये सब तो कर वो रहे हैं जनरल इलेक्शन के लिए, लेकिन जनरल इलेक्शन अगर फिर नहीं मिलता और अप्रैल में इलेक्शन हो जाते हैं तो कहाँ खड़े होंगे फिर? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत दोनों सूबों में बना लेती है, कहाँ खड़ी होगी? और ये पूरी की पूरी मूव, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ये टैक्स पेयर्स मनी के पैसों का इलेक्शन, इसका क्या सवाल और क्या जवाब रहेगा? बहुत शुक्रिया अरसलान। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुझे तो नहीं लगता कि शायद अप्रैल में उनको इंतखाबात मिल जाएंगे पंजाब के और KP के, क्योंकि अगले रोज मैं सुन रहा था कि जी मरदमशुमारी होनी है, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा, जो सेंसस जो एक हो रहा है, जो डिजिटलाइजेशन होनी है सेंसस की, और वो मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन भी बता देगा अगले कुछ दिनों में कि जी अभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर जिस दिन से ये तहलील होती है असेंबली, उसके बाद मुशावरत होगी 10-15 दिन की, उसका एक गिवन टाइम है आइन में कि जी केयर टेकर सेटअप अपॉइंट करेगा, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मुशावरत करके, उसके बाद केयर टेकर सेटअप जिस दिन से टेक ओवर करती है उसके विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाने हैं उन्होंने, तो अभी तो टाइम लगेगा। दूसरी जानिब सबसे बड़ी जो इस वक्त जो जिसको खौफ आ रहा है इंतखाबात से, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि तकरीबन सारे बड़े स्टॉलवर्ड्स अगर देखा जाए, राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी इस वक्त दहशत है, पंजाब में दाखिला भी हैं, और जो वजीर दाखिला होता है वो उससे वैसे ही लोग जरा थोड़ा सा डरते भी हैं, चाहे वो सूबे का ना हो, वफाक का वजीर दाखिला हो, लेकिन वफाक का वजीर दाखिला भी बहुत पावरफुल होता है। उसके बावजूद जो है वो अरसलान सिर्फ एक नंबर कम करना था गोल्डन नंबर से। अगर जो 186 का नंबर है वो ना ले पाते उस रात को चौधरी परवेज इलाही साहब, तो शायद ये सूरत हाल आज बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती। 185 भी होता तो ये सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी होती। तो 13 पार्टियां, मैं पीपल्स पार्टी को भी बीच में गिनूंगा, मिलकर जो है, या 11, 12, 13 जितनी भी पार्टियां थी, वो मिलकर भी एक बंदे को उस दिन नहीं रोक सकी PTI के चलो भाई तुम ना जाओ, तुम चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट ना दो, एक बंदे को। तो अब अगर आम इंतखाबात नहीं भी होते और सिर्फ इन 2 सूबों में इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर आप जमीर साहब, आपने ये तो जिक्र ही नहीं किया जो इल्जामात PTI खुद लगा रही थी, वो फोन कॉल्स की, इनकी नहीं, वो एक और ताकतवर हल्के की जानिब से कि वहां से भी फोन, तो ये 13 जमातें प्लस वही जो अगर वो मान लिया जाए, लेकिन वो मेरे ख्याल से महज झूठे इल्जामात थे तो गलत साबित हो गए, क्योंकि फिर कॉल शायद रोक ही लेती है एक दो को।
हाँ, एग्जैक्टली। महकमा ज़राअत के ऊपर जो इल्जामात दोबारा लगाने की कोशिश की गई, वो फिर एक वही स्टाइल था, लेकिन पता नहीं कहने को होने को कह भी सकते हैं कि जी शायद आई भी हो कॉल्स। और कुछ लोग अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए भी कहते हैं कि जी मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, और फिर वो लीडर उसका जो है वो कैश इन करता है कि चलो ये भी एक पॉइंट अपनी तकरीर में बोल दो, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बोल दिया। लेकिन यू आर राइट, आई एग्री कि हो सकता है कि अगर बाकायदा तौर पर अगर वो क्वार्टर्स एक्टिव होते तो शायद एक बंदा क्या ज्यादा भी रोके जा सकते। चले, अब तो जो होना था हो गया। आज रात को किसी वक्त जो है वो पंजाब असेंबली जो है वो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डिसॉल्व्ड। अब उसके बाद केयर टेकर सेटअप के लिए मुशावरत होगी, लेकिन बात यह है कि पीएमएलएन जिसका सबसे ज्यादा स्टेक है पंजाब में, वो तो अब तैयार ही नहीं है इलेक्शन में आने के लिए। वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, चाहे 3 महीने बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, जो कि सूरत हाल है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी कारकर्दगी, हो सकता है आप जिस तरह कभी बता रहे थे कि भाई 9 से 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स आ चुकी हैं, जिसमें 85 to 90% जो है वो कर्जा है। और वो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सऊदी अरब जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अपने मजीद कुछ डॉलर जो है वो राइट जमीन आ जाएगी। लेकिन इस बेहतरी आने से या माशी सूरत हाल बेहतर हो जाने से आम आदमी की भी अगर जिंदगी बेहतर हो जाए, तो फिर भी मैं नहीं समझता कि जो अब इस वक्त हो रहा है इनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा इससे। और पीएमएलएन जो है वो शायद लूजिंग एंड पर ही है, और सबसे ज्यादा जो एंजॉय कर रहे हैं इस सूरत हाल को वो है आसिफ अली जरदारी साहब। अब उन्होंने एक नया मतलब कर लिया है, पहले क्योंकि डराया जा रहा था, सबको डराया जा रहा था कि जरदारी साहब लाहौर में आके बैठ गए, लो जी बस मसला ही खत्म हो गया। ये अगर आके बैठ जाएंगे तो आपके क्या जी 10 15 20 लोग और तोड़ लिए जाएंगे। तो वो, और अरसलान बात यह है कि अगर किसी को 25-30 करोड़ रुपया मिल रहा हो तो वो कहेगा कि ठीक है यार चलो 5 साल या 10 साल के लिए मैं सियासत नहीं करता, कि अपने भाई रिश्तेदार किसी और को करवा दूंगा, तो वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना। तो वो डराया तो हुआ था कि जी जरदारी साहब आ जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जरदारी साहब आए भी नहीं। तब वो कहते हैं कि जी आप अदालतों में जाएं, अदालतों में जाके ना ये केस लड़ें कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी अमल किया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो अब वो उनको वहां से पीएमएलएन वालों को जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि मतलब एक तरह से जलील करवाने की कोशिश कर रहे हैं जरदारी साहब। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अभी एक सीट जीत ली थी ना मुल्तान में, जो बाई इलेक्शन थे जी। और तो पंजाब में कंफर्टेबल मतलब एक तरह से हो गए कि जी चलो हम तो लड़ी एक सीट पे रहे थे और हम जीत गए। तो अब बाकी जो सूरत हाल है पीएमएलएन अब राइट जमीर साहब, पॉइंट आपका आ गया जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुरवाली साहब, जो असल नुक्ता है वो ये कि एक भी बंदा इधर से उधर कोई नहीं कर पाया। मतलब इसका फुल क्रेडिट, फुल मार्क्स तो फिर आप पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ को दें कि बड़ा ये थिन लाइन पे चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने तमाम तर जो अंदाजे थे उन्हें गलत साबित किया। फिर जो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से अंदाजे थे कि ये एतमाद का वोट लेकर कभी भी नहीं कहेंगे कि असम्बली तहलील की जाए, विद इन नो टाइम वो हमने देखा कि वो भी काम हो गया। मतलब बड़ी ये सारी चीज़ें बड़ी अनलाइकली हैं जो हुई हैं। अच्छा अरसलान साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक तो 2 लोग जो है ना उन्होंने वोट नहीं डाला। मैं उस दिन खुद असेंबली में मौजूद था और हम लोग बहुत देर तक, तकरीबन रात 1-2 बजे तक असेंबली रहे और सारा प्रोसेस अपनी आंखों के सामने देखा कि वहाँ क्या हो रहा था। A to Z हमें पता है। बात यह है कि एक तो 184 ने वोट डाला, 186 ने नहीं डाला। नहीं, मैं आपको बताता हूं जी। वोट 180 हो गए, लेकिन उन्होंने इस तरह देखें, एक आजाद रुकन था और एक और रुकन उनका आजाद उन्होंने शामिल कर लिया था। बंदे उन्होंने 186 पूरे कर लिए थे। बात यह है कि इमरान खान ने और परवेज इलाही ने ऐसी स्ट्रेटजी रखी हुई थी कि जिन लोगों पे खदशा था कि ये वोट नहीं डालेंगे, उन्होंने उन लोगों को कहा कि आप मशकूक ही रहें,
आप इनको यही बच्चा देते रहें, बेबी देते रहें, इनको दिलासा आसरा देते रहें कि हम वोट नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, ताकि पीडीएम और खास तौर पर राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब जो वहां बैठ के बड़के लगा रहे थे कि जी आज हम पंजाब हुकूमत लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, उनको वैसे यकीन दहानियां करवाई गई थी। ये मैं आपको बड़े पक्के सोर्सेस से बता रहा हूं। लेकिन इमरान खान की जो इन लोगों से जिन पे शक किया जा रहा था, इनसे जाती तौर पर मुलाकातें करवाई गईं जो बिल्कुल मीडिया को भी ना पता चला, और इमरान खान ने इनको ये कहा कि आपने मशकूक ही रहना है, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपने आके वोट डालना है। और उन्होंने आके वोट डाल दिया। इशू ये है कि असेंबली के अंदर आना ही वोटिंग नहीं है। बहुत सारे लोग असेंबली के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन काउंटिंग में वो शामिल हों तो फिर वोट कास्ट होता है। वहां उस दिन यही तमाशा हुआ। अच्छा, पहले तो जैसे जैसे लोग पीटीआई के आते गए, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब का चेहरा जो था वो उतरता गया। वो बड़े हैरान थे। मैंने देखा कि वो एक भी मेंबर अंदर आता था ना पीटीआई को, वो कहते ओ ये भी आ गया है, ओ यार ये भी आ गया, इसने तो आना ही नहीं था, ये कैसे आ गया, इसको कैसे ले आए ये अंदर। ये हमने खुद बातें सारी वहां सुनी है। अच्छा, जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ रही थी वहां पीडीएम के हालात खराब होते गए। और मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो उन्होंने लिया है, ये पूरा प्लान था कि उसी दिन लेना है। और अगर उनके अराकीन पूरे ना होते तो उस दिन ये किसी सूरत भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेते। आप अगर गौर करें कि किस तरह उन्होंने 12 बजे तक असेंबली को चलाए रखा, और उनके अराकीन भी बहुत लेट आए वोट देने के लिए। ये कितनी टेक्निकल बात थी। 10:15 पर जब वजीर आला परवेज इलाही वहां तशरीफ ले आए, उस वक्त हमें महसूस हुआ कि अब कुछ होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद सीसीपीओ लाहौर, जो जिनका कि बड़ा बहुत अहम किरदार है लाहौर पुलिस में, वो अपने 2 डीआईजीज के साथ पंजाब असेंबली के बाहर आ गए अपनी पूरी फोर्स लेके कि किसी किस्म का कोई हंगामा यहां खड़ा ना हो, जिससे हमें ये यकीन हो गया कि अब कुछ ना कुछ होगा, अब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। बंदे भी इनके पूरे हो गए, हम भी कुछ गिन रहे थे। अब एग्जैक्ट तो हम गिन नहीं सकते थे क्योंकि उस वक्त लोग सीटों पे बैठे हुए थे। अब जैसे ही उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान किया तो देखिए, जब अपोजिशन ने बायकॉट किया, इनका बायकॉट करने की वजह ही ये थी कि इनको यकीन हो गया कि 186 बंदे पूरे हो गए हैं और हमारे बायकॉट के बाद ये सारा कुछ मुश्किल हो जाएगा। हम कहेंगे फुल मार्क्स टू पीटीआई एंड पीएमएल-क्यू, मतलब उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई अभी तक। उनकी जो हमने सारी बात की उसको मैं वो लोग, अरसलान साहब जो कहते हैं ना कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, उस दिन उसने इस बात को साबित कर दिया। यहां मैं एक और आप लोगों को बात बताना चाहता हूं कि ये जो बहुत लोगों से अरसे से हम कह रहे थे कि परवेज इलाही तैयार नहीं है पंजाब असेंबली तोड़ने पे और शायद वो इसमें और डिले टैक्टिक्स करें, आज मैं आपको उसकी वजह बताने लगा हूं। इमरान खान ने जो आखिरी मुलाकात परवेज इलाही से अपने घर में लाहौर में की, उस दिन परवेज इलाही के घर एफआईए के 3-4 नोटिस गए, जिसमें रासिख इलाही और मोनिस इलाही की बीवी का नाम शामिल था, यानी इनके घर की खवातीन के नाम शामिल थे कि वो आए, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। ये बात इमरान खान ने इसको उस दिन कंडेम भी किया और परवेज इलाही साहब को कहा कि बस आप इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना, आज आपकी बहू बेटियों के खिलाफ भी ये केसेस आ गए, जिसके बाद ठीक पॉइंट आ गया आपका, फाइनल कर लिया। आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके हमने असेंबली तोड़ दे। आगे बढ़ते हैं। खालिद फारूकी साहब, अब सवाल ये है कि कब तक ये मुमकिन है कि जनरल इलेक्शंस को इस सारी फिजा के बाद जो बन चुकी है अवॉइड किया जा सके? अभी ज़मीर साहब तो फरमा रहे थे कि शायद ये अप्रैल कहा जा रहा है, इतना मुमकिन नहीं होगा कि अप्रैल में इन 2 सूबाई असम्बलियों पर इलेक्शंस हो जाए, लेकिन पहले बड़ी मुश्किल से जिसको चंद किलोमीटर पर महदूद विफाक की हुकूमत कहा जा रहा था, वो चल ही रही है जैसे कैसे भी इतने महीनों से। अब भी क्या मजीद आगे अपने मुकर्रर वक्त तक चल पाएगी और जनरल इलेक्शंस जो डिमांड है पीटीआई की वक्त से पहले हो जाए,
उस डिमांड को अवॉइड कर सकेगी पीडीएम? देखिए अरसलान साहब, पाकिस्तान में इस वक्त एक सेटअप चल रहा है। ये कोई बाकायदा मेरिट पे हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान में एक निज़ाम को चलाने के लिए जो कुछ चीज़ें, जो कुछ वसाइल, जो कुछ अरकान, जो कुछ सिस्टम में जो चीज़ें मुयस्सर थीं, उनकी मदद से एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक सेटअप को चला रही हैं। ये सेटअप देखिए एक वोट की अक्सरियत से और बगैर किसी अक्सरियत के भी चलता रहेगा अगर इसने चलना हुआ तो। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि पंजाब में जैसे महज ये ठीक बात है कि लोगों ने कमिटमेंट पूरी की इमरान खान के साथ, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में लोग अब अपनी सियासी वफादारी जो है उसको तब्दील करते हुए बहुत कुछ सोचते हैं। ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव एक बात है। लेकिन बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की अदम मुदाखलत का भी एक सबूत है। इसी तरह से मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान में जिम्मेदार हल्के जो हैं, खा वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। ये बात तो ठीक है कि इमरान खान इलेक्शन की एक रट पे है, इमरान खान एक इलेक्शन के इसरार कर रहे हैं और वो उनकी ख्वाहिश है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए ताकि वो एक दफ़ा फिर वजारत उज़्मा के मनसब पर जा पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान में जो जिम्मेदार हल्के हैं वो इस सिस्टम को, इस सेटअप को कितनी देर तक मजीद चलाए रखते हैं, ये डिपेंड करेगा उन पे। अभी मरदमशुमारी की जैसे बात की ज़बीर साहब ने, ये मरदमशुमारी वाली बात बिल्कुल ठीक है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और उसके लिए काम भी हो रहा है, और इसमें बड़ी रीज़न एक मरदमशुमारी की बनेगी। और दूसरी बहुत बड़ी रीज़न, देखिए हम इससे पहले कहते थे कि जो हमारे यहाँ पे अपना एमरजेंसी लग सकती है, मालियाती एमरजेंसी लग सकती है। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि आपने बैक वक्त अगर दो असेंबलियों में, दो सूबों में भी इलेक्शन करवाने हैं, तो मुझे ये बताइए कि केपी के हालात क्या इस तरह के हैं। अभी आपने कल के दिन के जो वाकयात हैं वो देखे कि वहां 4 पुलिस एहलकारों को 2 वाकयात में शहीद कर दिया गया। तो इस तरह के वाकयात जो हैं, जब केपी एक ऐसा डिस्टर्ब सूबा है जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, बल्कि किसी के कंट्रोल में इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही, और दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है ये बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में फौरी तौर पे मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अगर पंजाब में इलेक्शन हो भी जाते हैं तो केपी में हालात बहुत ख़राब होंगे। इस बात का एहसास एस्टेब्लिशमेंट को भी है, इस बात का एहसास वफाकी हुकूमत को भी है, और यकीनी तौर पे इस बात का एहसास इमरान खान को भी है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है। तो मुझे नहीं समझ आती कि जब तक आप इन हालात पे कंट्रोल नहीं करते, आप किस तरह से प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन में जाएंगे और आप किस तरह से जनरल इलेक्शन में जाएंगे। अभी पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी जगह पे बैठ के इन पार्टियों को अपने पार्टी मुफाद से, ज़ाती मुफाद से बालातर होके रियासती मुफाद में, कौमी मुफाद में सोचना पड़ेगा। और ये कोई महज किसी की जीत और किसी की हार नहीं होगी कि आप ये कहें कि इलेक्शन आप 6 महीने के लिए आगे कर दें। 6 महीने इलेक्शन आगे करने से कोई फर्क नहीं पड़ना पाकिस्तान में, क्योंकि जिस पार्टी ने इलेक्शन जीतना है, अगर पीटीआई की पोजीशन बेहतर है तो अगले 6 महीने के बाद ये पोजीशन मजीद बेहतर होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो कभी भी अपनी किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट से खुश नहीं होते। तो अगले 6 महीने के बाद भी अगर इलेक्शन होते हैं तो आज इमरान खान जो इलेक्शन जीत रहे हैं वो अगले 6 महीने के बाद भी जीतेंगे। पर शर्त यह है कि महज मरदमशुमारी इस पे नहीं आएगी, बल्कि आपका जो मालियाती बहरान है, बल्कि बहुत बड़ा संगीन किस्म का बहरान है, नंबर 1 ये, और दूसरा दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ जो एक खतरा है जो आपके सर पे मंडला रहा है। इन दोनों की मौजूदगी में आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर आप करवाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतरी की बजाय खराबी की तरफ जाएंगे। हम पहले एक प्रोग्राम में बैठे थे तो मैंने उस वक्त अर्ज किया था कि 71 के जो इलेक्शंस हुए थे वो तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पे इलेक्शंस ही थे और बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शन थे, लेकिन उसका जो नतीजा हमने देखा, खुदा ना करे ऐसे हालात हमारे मुल्क के लिए दोबारा आए। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को एक वसीतर डायलॉग की जरूरत है, एक कौमी सतह के डायलॉग की जरूरत है। इनको उधर जाना चाहिए और बैठ के इलेक्शन का मिल बैठकर कोई फैसला करना चाहिए। ये तो फारूकी साहब बड़ी आइडियल सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं ना, टेक्निकली तो यकीनन ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन एक जमात है जो कि नहीं किसी किस्म के डायलॉग के लिए बस उसको भी मानना चाहिए। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। जमीर साहब, कितना मुमकिन है अब इस जनरल इलेक्शंस को अवॉइड करना इन दो मूव्स के बाद, जो कि बड़ी सक्सेसफुली ये जो दो पत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब खेल दिए हैं? डू यू थिंक कि फिर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं कि अवॉइड करें जनरल इलेक्शंस को, वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, चाहे इकनॉमिक कंडीशंस हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? अब जोर पकड़ता जा रहा है ये मुतालबा, कब तक इसको अवॉइड कर सकेगी विफाक? अरसलान, एक तो अल्लाह रहम करे, इस दफा फिर कुछ प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी सच साबित होती हैं। कुछ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और कहा जा रहा है कि इस साल शायद पिछले साल से भी ज्यादा स्वेयर मानसून हो सकती है, या गर्मी ज्यादा पड़ेगी और उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे और फिर फ्लडिंग भी हो सकती है। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि शायद फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये फिर अक्टूबर में भी आम इंतखाबात नहीं करवाएगी। तो ये वो उनके लिए शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुआशी बहरान जो है वो सामने खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल इश्यूज हैं। मैंने जिसमें पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल तैयार नहीं है पीडीएम की जमातें इस वक्त। आपने देख लिया कि अब वो एमक्यूएम से इतना खौफ खा गए हैं, जिसकी बेस पे जो है वो आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ने के मतलब इतलात आ रही है कि जी वो यहाँ शहबाज शरीफ को कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और सिर्फ उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो एमक्यूएम ने किया है वहां पे, और जो उन्होंने इंदिया भी दे दिया बाद में। पहले जब फारूक सत्तार ने बोला तो उसको खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रोका, लेकिन उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कह दिया कि जनाब हम ये अगले 24 घंटे में डिसीजन कर रहे हैं कि हम ना सिर्फ काबीना से बल्कि हम हुकूमत से भी अलहदा हो जाएंगे और हम अपोजिशन के बेंचेस में जाके बैठ जाएंगे। तो उस सूरत हाल में तो इस वक्त इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है। तो ये सारा अगर आप इसको देख लें तो मुझे जो लगता है वो यही है कि अभी तो इंतखाबात नहीं करवाएंगे। इमरान खान साहब केपी की असेंबली को भी तहलील करने में मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, हफ्ते 10 दिन, और उसके बाद जो है चीजें आगे चलेंगी। 90 डेज में मैंडेटरी होता है केयर टेकर सेटअप के लिए, विद इन 90 डेज, यानी कि वो महीने के अंदर भी करवा सकते हैं, और 90 डेज की एक्सपायरी से पहले जो है वो इलेक्शन करवाना उनके ऊपर मैंडेटरी है। उसके लिए वो कौन से कानून और किस आइन की शिक के पीछे जाके हुकूमत छुपेगी, या इलेक्शन कमीशन छुपेगा, या केयर टेकर गवर्नमेंट जाके छुपेगी, ये भी आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आप आइन की खिलाफ वर्जी तो कर नहीं सकते। केयर टेकर सेटअप को विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है। एक चीज ये हो जाएगी। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इनकी अभी कोई तैयारी नहीं है। जहां आपने देख लिया कि 13 जमातें, और अगर आप ज्यूम कर लें कि कोई जो पावर दिखती नहीं है उसका वो भी मुखालिफ थी पीटीआई और पीएमएल-क्यू के, वो अगर सब मिलकर एक बंदा भी नहीं रोक सके, गोल्डन नंबर ना हासिल करता, तो अभी वो अगले 3 महीने या 6 महीने में वो क्या कर लेंगे ऐसा कि वो पूरी तरह आम इंतखाबात में इमरान खान का मुकाबला कर लें। और इमरान खान वो एक गेम हम कार्ड्स की खेला करते थे, ब्लफ। इमरान साहब जो हैं वो, जिसको आप यू टर्न कहें या कुछ जो मर्जी कहें, लेकिन इमरान इज वेरी गुड इन ए पोकर फेस। वो पोकर फेस भी रखते हैं, वो ब्लफ कॉल भी करते हैं, और वो फिर ब्लफ कॉल जो है उनकी आगे से अगर कोई कॉल नहीं करता तो वो जीत भी जाते हैं। तो अभी तक तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये इमरान खान साहब, चौधरी परवेज लाई और ये सारे जो हैं वो पोकर फेस के साथ अभी ये टेबल पे बैठे हुए हैं और ब्लफ कॉल पे चल रहे हैं, और उस ब्लफ कॉल में ये जीत भी रहे हैं, और यही सियासत है जो वो खेल रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो है खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज पे है कि वो एक तो जो उन्होंने तबाहियां, मतलब हमने देख लिया 9-10 अप्रैल से लेकर टिल डेट तक शहबाज शरीफ साहब की वो जो हैं मतलब तेजियां, उसका नतीजा भी हमने देख लिया कि क्या निकला। अब अगर आलमी बरादरी आपकी मदद ना करती तो आप तो बिल्कुल डिफॉल्ट कर गए थे। और फिर अब इत्तलात ये भी आ रही हैं कि अमेरिका के साथ आप कुछ थोड़े से ऐसे मुआहदे भी करने जा रहे हैं कि जो बेसिकली मुशर्रफ दौर में वॉर ऑन टेरर पे किया गया था, और उसकी बड़ी रीजन यही है कि टेररिज्म बढ़ रही है और अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखनी है, और उसमें शायद फिर हमें अमेरिका के साथ दोबारा कोई ऐसे माहदे करने पड़ जाएं जो शायद हमें पसंद। राइट जमीर साहब, पॉइंट टेकन। जी, गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। मैं वागा साहब आपसे जानना चाहूँगा, पंजाब की जहाँ तक ख़ास तौर पर बात है, नवाज शरीफ साहब के वहाँ ना होने से, मरियम साहिबा के ना होने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, और नवाज शरीफ साहब अब भी वापसी से इनकार कर रहे हैं, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि आएंगे, इसी साल में आएंगे अगर इलेक्शन होता है उससे पहले। अगर वो अब भी मौजूद नहीं होते तो आप क्या समझते हैं, इंतखाबात हो भी जाएँ तो सूरत हाल कहाँ खड़ी होगी जहाँ इस वक्त है, या PMLN बहुत ज़्यादा लूजिंग एंड पे होगी कि जो जितनी सपोर्ट उनको मिलती थी उससे भी वो जाते रहेंगे? देखें असलान साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे कि पंजाब असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, आप फर्ज करें कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाता, तो इनके जो दूल्हा मियां थे वो थे हमजा शहबाज साहब। जब हमजा शहबाज साहब खुद ही रिंग में नहीं है, यानी ये कितनी हैरान कुन बात है कि आपकी पूरी लीडरशिप जो है वो मुल्क से बाहर है। देखिए, आपका वर्कर जो होता है ना, वो हमेशा लीडर के पीछे बाहर निकलता है। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैं हरगिज़ कोई इमरान खान को कोई सपोर्ट, या मेरे ज़हन में मैं बहुत न्यूट्रल बात आपको कर रहा हूं कि इमरान खान का मुल्क के अंदर रहना और अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना, ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, नवाज शरीफ साहब तो बहुत पुराने सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ साहब, हमजा को उन्होंने तैयार किया, मरियम को उन्होंने तैयार किया, इतना बड़ा उनको ओहदा दिया, उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया। आप मुझे बताएं कि मेन लोग ही जब पाकिस्तान में नहीं है, जब नवाज शरीफ साहब हर दफा, मतलब वो पाकिस्तान ही आने को तैयार नहीं है, तो उनके वर्कर, उनका सियासी सेटअप किस तरह इमरान खान का मुकाबला कर सकता है, जबकि वो पहले ही लूजिंग एंड में है। एक बात। दूसरी बात यह है, फारूकी साहब अभी ये कह रहे थे कि इन हालात में एक तरफ दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक हालात खराब हैं, तो इलेक्शन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। मैंने ये देखा है, सुना है, सारी दुनिया को इस बात का पता है कि किसी बीमारी का जो बड़ी कैंसर, जो कोई एक अंदर रसौली टाइप जो जिस्म में होता है ना, उसका हल होता है ऑपरेशन। आप जितनी मर्जी गोलियां, पुड़ियां और कैप्सूल देते रहें, वो बड़ा ऑपरेशन है इलेक्शन। जब तक इलेक्शन नहीं होना, जब तक ये चीजें क्लैरिटी में नहीं आनी, कोई एक पार्टी बेहतर पोजीशन में नहीं आएगी, ये मामलात सीधे नहीं होंगे, ना आपकी दहशतगर्दी खत्म होनी है, ना आपके माली मामला ठीक होने हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सारे जो मेजर पैसा है, वो बार बार कह रहे हैं कि ये मदद नहीं है, ये कर्जा है। और किस तरह वजीर आजम कासा लेके, यानी हम सारी जिंदगी, ये हमारी कौम की क्रेडिबिलिटी है कि हमने, वो कोई भी हुकूमत हो, वो इमरान खान की हो, वो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, आप ये देखें, हम 75 साल से मांगना शुरू हो गए। जिस मुल्क में जाते हैं हम कासा आगे कर देते हैं। वो भाई, फिर कौम की इज्जत कहां गई? आप बताएं, एक्सपोर्ट आपने बंद कर दी। अच्छा वागा साहब, एक कमेंट लेना है बिफोर आई वाइंड अप आपसे। पहले अब चूंकि गुफ्तगू आप जारी रखे हुए हैं, आप बता दें, फिर ज़मीर साहब और फारूकी साहब से भी लेता हूँ। ये MQM के सारे धड़े जो कि एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लगता था कि कभी इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे को गद्दार तक कह चुके। बहुत अच्छा कैसे हो गए सर? ये मुझे बड़ा प्रिसाइजली बताइएगा, क्योंकि मैंने 2 जवाब और भी लेने। हाँ, ये सारा इत्तेहाद जो है, ये PTI का मुकाबला करने के लिए हुआ है। अंदरून खाना ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। अब सिचुएशन इतनी अजीबोगरीब पैदा हो गई है, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा, कि यही MQM अब मरकजी हुकूमत से अलहदा होने जा रही है। उसकी वजह क्या है भाई? कल इलेक्शन है, उनकी बहुत सारे जगहों पे उनके उम्मीदवार ही नहीं, उन्होंने वहां उन्होंने तो बायकॉट करके ऐलान कर रखा था। और याद वागा साहब, मेरे पास वक्त में दूध है। आपने कहा ये PTI की वजह से इकट्ठे हो गए। मैं एक जुमला ले लूं ज़मीर साहब, मैं एक जुमला ज़मीर साहब से ले लूं, फिर एक फारूकी साहब से लेके अलवाइंड आप। ज़मीर साहब, ये कैसे हुआ है अचानक, क्या समझते हैं आप? अरसलान, ज़ियाउल हक ने MQM उस वक्त बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने खड़ा करने के लिए, ताकि सिंध के अर्बन सेंटर्स में जो है वो कम से कम पीपल्स पार्टी को है वो कमजोर किया जाए। और अब जो ये दोबारा इकट्ठे हुए हैं, ये PTI के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन देखते हैं इनका भी हाल शायद पहले जैसा ही हो, क्योंकि जो पॉलिटिकल किया किसने है ज़मीर साहब इकट्ठा? खुद से हो गए हैं या कोई करने वाली कुव्वत है इकट्ठा?
देखिए, एक तो उनको खुद रियलाइज हो रहा है कि अब अगर हम इकट्ठे नहीं होते तो शायद हमें ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पीटीआई भी खा जाएगी। तो एक तो रीजन इनकी अपनी भी हो ठीक सकती है, है। फारूकी साहब से एक जुमला फारूकी साहब से ले ले, तो फारूकी साहब कैसे हुआ ये? देखिए एमकेएम ने जो इत्तेहाद का फैसला किया, उनकी बाकी मजबूरियां अपनी जगह पे, ये पीटीआई वाला भी एक मफरूजा है। बहरहाल वो अपना वोट जो है, तीनों पार्टियां इकट्ठी होंगी, क्योंकि अगर वो अलग अलग रहते, इलेक्शन तो होने ही थे, अगर वो अलग अलग रहते तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम थी। अब वो भी वोट लेंगे और वहां समझ लें कि 3 पार्टियां जो हैं ये वोट लेंगी, उसके बाद फिर 2 पार्टियां मिलके अपना मेयर और अपना सारा कुछ सिस्टम जो मुस्तकबिल का है वो बनाएंगी, और उसमें जाके फिर अलायंस जो है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का बन जाएगा। उन्होंने अवाम में जो उनकी एक पोजीशन सिर्फ बनी हुई थी हुकूमत के इत्तेहादी की, उससे हटके उन्होंने एक मौका इख्तियार किया है, और वो जितनी धमकी भी दे रहे हैं, जो कुछ सियासत कर रहे हैं, वो एक अपोजिशन की सियासत पॉइंट आ गया सर। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तीनों रिस्पेक्टिव गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।